नमस्कार। आज हम बीए तृतीय वर्ष हिंदी पेपर 9 इस पेपर की यथोचित जानकारी देखेंगे। इतिहास दर्शन और साहित्य इतिहास एक परिचय। विषय प्रस्तुतिकरण मैं डॉक्टर शंकर शिवशेट्टी, हिंदी विभाग, श्री बंकट स्वामी महाविद्यालय बीड़। इतिहास दर्शन और साहित्य इतिहास एक परिचय के अंतर्गत इतिहास का अर्थ इति आदि खास शब्द ने बना, जिसका अर्थ है ऐसा ही हुआ। इतिहास शब्द का सामान्य अर्थ है पुरावृत्त से लिया जाता है, अर्थात इतिहास अतीत में घटी घटनाओं का लेखा जोखा करता है। कालांतर में इतिहास शब्द में अर्थ व्याप्ति हुई, अतः अतीत के किसी भी तथ्य तत्व एवं प्रवृत्ति के वर्णन, विवरण, विवेचन, विश्लेषण जो कि काल विशेष या कार्यक्रम की दृष्टि से किया गया हो, इतिहास कहा जा सकता है। इसी तरह से यदि कोई लेखक अतीत की घटनाओं का स्वानुभूति जन्य ललित शैली में प्रस्तुत करता है तो उसका लेखन कला की कोटि में आएगा। किंतु उन्हें अतीत की घटनाओं को कोई तार्किक शोध एवं वस्तुपरक अब ढंग से लिखेगा तो विज्ञान की कोटि में आएगा। जैसा कि हम कहते हैं आजकल जो हम ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं कि जिस वजह से कोविड-19 की वजह से, इस प्रकार से यह एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेकर इस वायरस की जो लस की निर्मित चल रही है उसे विज्ञान कहते हैं। मगर इस घटना को कालक्रमानुसार लिखने का जो प्रयास करेगा उसे इतिहास कहा जाएगा। यह इतिहास के अंतर्गत इसी प्रकार से आजकल इतिहास को विज्ञान के अधिक निकट माना जाता है। यद्यपि यह विज्ञान भौतिक विज्ञान हो, जैसा समाज विज्ञान या मनोविज्ञान या भाषा विज्ञान जैसा होगा। इस प्रकार से हम विज्ञान को अनेक कोटि में बिठा सकते हैं, उसी प्रकार से इतिहास को अनेक कोटि में बिठाकर जो घटनाएं घटित हो गई उस घटनाओं को हम एक प्रकार से जो इतिवृत्तात्मकता है उस इतिवृत्तात्मकता को हम स्पष्ट करने का प्रयास इतिहास के अंतर्गत करते हैं। इसी तरह से इतिहास दर्शन, इतिहास के अध्ययन में विभिन्न इतिहास लेखकों ने अपने अपने दृष्टिकोण से इतिहास का अध्ययन प्रस्तुत किया। समय समय पर उनके दृष्टिकोण परिवर्तित भी होते रहे हैं। इन परिवर्तित होते दृष्टिकोणों, धारणाओं, मान्यताओं का अध्ययन करने की चेष्टा की गई है। इस अध्ययन को ही इतिहास दर्शन कहा गया, अर्थात इतिहास दर्शन उन दृष्टिकोणों और विचारों एवं अध्ययन पद्धतियों के समूह का सूचक है जिसका प्रयोग इतिहास के अध्ययन में संभव है। इतिहास दर्शन की दृष्टि से अपनी बात को विस्तृत रूप से स्पष्ट करने की आवश्यकता अनुभव हो रही है। अतः हम इतिहास के प्रति भारतीय एवं पाश्चात्य दृष्टिकोण का मनन करेंगे। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण प्रिय, आदरणीय एवं अध्यात्म पर रहा है। इस प्रकार से इतिहास का दृष्टिकोण भारतीय देखते समय हम तो एक तो रूढ़ि प्रथाओं को भी देखते हैं और हमारे भारतीय संस्कृति में जो सदाचार है उस सदाचार को, आचरण को एवं वो यहाँ के उत्सव, मेले आदि को लेकर हम हमारा इतिहास का अध्यात्म पर देखते हैं। यहाँ पर महाभारत एवं वाल्मीकि रामायण को इतिहास ग्रंथ कहा गया। महाभारतकार ने
तो कहा है कि इस ग्रंथ के रूप में मैं इतिहास द्वीप प्रज्वलित कर रहा हूँ। जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति और सभ्यता में सामाजिक तत्वों की अपेक्षा चिरंतन मूल्यों को अधिक महत्व दिया जाता है, अतः यहाँ के मनीषियों ने अतीत व वर्तमान के घटनाओं क्रम को ही ज़्यादा महत्व देने का प्रयास किया है। उसी घटनाक्रमों में से उन तत्वों वह प्रवृत्तियों का अनुसंधान किया जो वर्तमान के घटनाओं क्रमों में से उन तत्व प्रवृत्तियों का अनुसंधान किया जो मानव को स्थायित्व बोध कराती है। यहाँ समझती हित के नाते विचार करना उद्दिष्ट रहा। इसीलिए महाभारतकार की मान्यता है कि इतिहास ऐसा प्रोडक्ट है जिसके माध्यम से पुरुषार्थ चतुष्टमय धर्म अर्थ काम मोक्ष का उद्देश्य दिया जा सके। पुराणकर्ताओं ने इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा है कि इस बात को साधारण स्पष्ट करने की आवश्यकता समझी और कहा कि घटनाओं की अपेक्षा चरित्र को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि सामान्य जन विशिष्ट शक्ति के जीवन से अधिक प्रेरणा लेता है। यथा राम के समान आचरण करो, रावण के समान नहीं। जिस प्रकार से हमारे इतिहासकार कहते हैं कि अच्छे व्यक्ति के साथ रहो, अच्छा आचरण करो, अच्छा रहन सहन करो एवं अच्छे आचरण में ही कहीं लोगों का भला करने का सोचो। हम कहीं लोगों का तो भला करना छोड़ो। जिस प्रकार से रावण एक अच्छा व्यक्ति का ही दुष्कर्मों के खिलाफ उसके अपराध करता है और स्वयं को एक प्रकार से परास्त करके इस पृथ्वी लोक से ही वह चला जाता है। यही तो अच्छे कर्म करो, अच्छा रहना पड़ेगा। बुरे कर्म करेंगे तो रावण का जो गुणगान करेंगे, रावण बनेंगे। उस प्रकार से हमारे इतिहासकारों ने भी इसी प्रकार का हमारे समन्वय का भाव रखा है। कालांतर में बाण कलहन जैसे इतिहासकारों ने उपर्युक्त दृष्टिकोण से भिन्न दृष्टिकोण अपनाते हुए यथार्थ पर वस्तु एवं तथ्यों को महत्व दिया, किंतु काव्यात्मकता का मोह त्याग सके। फलतः भारतीय इतिहास के आलोचक भी कहते थे कि इस इतिहास में कला और नीति को स्थान देकर उसे शुद्ध ऐतिहासिकता से वंचित कर दिया, जबकि वास्तविकता यह है कि भारतीय इतिहासकारों ने अपनी संस्कृति के आदर्शों के अनुरूप इतिहास में विश्लेषणात्मक व समन्वयात्मक दृष्टिकोण का परिचय देते हुए सत्य शिव सुंदरम के समन्वय का प्रयास किया। पाश्चात्य दृष्टिकोण को हम देखते समय भारतीय दृष्टिकोण से अलावा कहीं अलग दृष्टि देखने को हमें मिलती है। पाश्चात्य दृष्टिकोण पक्षियों की दृष्टि हितार्थवादी है। अपनी इसी दृष्टि के फलस्वरूप वे इतिहास की पद्धति आलोचनात्मक, विवेचनात्मक एवं मानव जाति से संबंधित और तर्कसंगत मानते हैं। कालांतर में इतिहास के संबंध में कतिपय नए दृष्टिकोण जोड़े तथा वह नए दृष्टिकोण को लेते समय उन्होंने न भौतिक को भी छोड़ा है, न मानवीय मनोविज्ञान को छोड़ा है, न आज के घटनाओं कालक्रम को भी उन्होंने एक इतिहास का घटक मानते हुए कहा है। नंबर 1, केवल अतीत की वस्तु ना मानते हुए वर्तमान से भी जोड़ने की मान्यता प्रबल हुई। इस प्रकार से उनका कहना है कि अतीत
स्थिर न मानते हुए उनको वर्तमान की घटनाओं के साथ अतीत को जोड़ना वह पाश्चात्य विचारवंतों का मत था। इसी तरह से ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे प्राकृतिक नियमों की प्रवृत्ति को समझने का प्रयास किया जाना चाहिए, यह मान्यता दी गई। इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि एक प्रकार से हम ऐतिहासिक घटना को देखते समय वहाँ की प्राकृतिक दृष्टिकोण को दुजोरा देने का या उसको अलग रखने का हम प्रयास करते हैं, मगर ऐतिहासिक घटनाक्रम को देखते समय वहाँ की प्रकृति कैसी थी, वहाँ का वातावरण कैसा था, वहाँ के आचरण कैसे थे लोगों के, ये सभी बातें इतिहास में आने का लाना चाहिए, तो ही हम इतिहास को एक प्रकार से सजीव रूप दे पाएंगे। इसीलिए इतिहास को बड़ा चढ़ाकर न कहते हुए वहाँ की सत्य घटना को ही उस परिवेश के अनुसार घटना को हम कालबद्ध रखना चाहिए। इतिहास की व्याख्या विकासवादी नियमों व प्रवृत्तियों के आधार पर होनी चाहिए। हम विकासवाद को छोड़ते हैं और वहाँ के जो घटनाएं कहीं दिखाई नहीं देती है, न विकासवाद से बहुत दूर दूर तक उसका कोई संबंध नहीं है, उस घटना को हम इतिहास में बांधने का प्रयास करते हैं। तो इतिहास हमारा यही घटना से भरा हो जाता है और अन्य जो विकासवादी घटनाएं बाजू को हट जाती है। इसलिए विकासवाद को भी हमारे इतिहास में महत्व देना चाहिए। उपर्युक्त दृष्टिकोण व्यक्तिगत चिंतन का परिणाम होने के कारण आगे चलकर विद्वानों में सहमति का अभाव दिखाई देने लगा। यदि निष्कर्ष रूप में इतिहास की दृष्टि यथार्थपरक तो रही, किंतु सर्वसमन्वयवादी नहीं बनी। इसलिए सर्वसमन्वयवादी दृष्टि जब तक इतिहास में नहीं आती, तब तक इतिहास की प्रवृत्तियों का विश्लेषण आवश्यक होगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किसी भी साहित्य को विकास प्रक्रिया के अध्ययन के लिए उससे संबंधित इन 5 तत्वों पर विचार किया जाना चाहिए। एक है उसमें सृजन शक्ति। सृजन शक्ति के अंतर्गत साहित्यकार की प्रतिभा और उसका व्यक्तिमत्व। जब तक हम साहित्यकार की शक्ति या उसकी सृजनशीलता को हम समझ नहीं पाएंगे, तब तक हम उसकी प्रतिभा और उसके व्यक्तिमत्व को उजागर नहीं कर पाएंगे। इसलिए सृजन शक्ति को ही आगे रखते समय साहित्यकार का व्यक्तिमत्व को भी आगे लाना आवश्यक है। वहाँ की परंपरा साहित्यिक हो या सांस्कृतिक हो, साहित्य में उस कालखंड में किस प्रकार की परंपराएं रही है, उस परंपरा को भी हम मद्देनजर रखते हुए उसको सभी सामग्री को एकत्रित करना चाहिए। उस साहित्य को वह गद्यात्मक हो या पद्यात्मक हो या अन्य कहीं घटक में रूप में यहाँ का साहित्य दिखाई देता है, तो हम उसका सृजन करना चाहिए और वहाँ की परंपराओं को हम देखना चाहिए। संस्कृति, वहाँ की संस्कृति क्या है, हम संस्कृति को ही नहीं जानते, तब हम उस साहित्य के बारे में क्या पहचान पाएंगे। वो संस्कृति पाश्चात्य है या भारतीय है या अन्य और कोई संस्कृति, आर्य संस्कृति हो या द्रविडियन हो, अन्य अनेक संस्कृतियों का मेल बिठाकर वहाँ का हम इतिहास को एक परंपरा अनुसार लेना चाहिए। वहाँ का वातावरण भी देखना चाहिए, जैसा कि उस कालखंड में किसका वातावरण बोल तो राजा कौन सा है, मुस्लिम है, सिख है, हिंदू है या अन्य कौन से घटकों में विभाजित वो राज्य है। वहाँ का हम जब इतिहास का गर्भित करना चाहते हैं, तब वहाँ का वातावरण को भी हम जानना चाहिए। वहाँ का लोगों का द्वंद्व कैसा है, किस तरह से लोग द्वंद्व में गिरे हुए हैं। जैसा कि हम स्वयं का भी एकादा कार्य करना चाहते हैं तो अनेक द्वंद्वों का सामना हमें करना पड़ता है। ये तो हम इतिहास की एक दार्शनिकता को सामने लाने का या उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहाँ के लोगों का द्वंद्व को भी हम समझना चाहिए।
संतुलित भावना को भी हम देखना चाहिए। वहाँ का उन लोगों की या वहाँ के परिवेश का संतुलन किस प्रकार से है, संतुलन को जब तक हम नहीं देखेंगे तब तक हम उस साहित्य को एक प्रकार से संतुलित रूप भी नहीं दे पाएंगे। वस्तुतः यह सिद्धांत सृष्टि की सामान्य विकास प्रक्रिया की दृष्टि से प्रतिपाद्य है। कोई साहित्यकार अपने ही आंतरिक या मानसिक द्वंद्व से परे चलित होता है, तो कोई पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या अंतर्राष्ट्रीय से। अतः साहित्य इतिहास की विकासवादी व्याख्या के लिए उन सभी तथ्यों पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। साहित्यकार के व्यक्तित्व, उनका व्यक्तित्व को जानते समय हम ये भी जानना चाहिए कि उनका व्यक्तित्व का तो विकास हो रहा है, मगर उनके व्यक्तित्व के साथ जिस प्रकार से व्यक्तित्व है उसी प्रकार से वह इतिहासकार, वो साहित्यकार साहित्य लिख रहा है या उनका साहित्य वैसा है क्या, ये भी हमें देखना आवश्यक है। उस के पूर्व परंपरा, युगीन वातावरण, द्वंद्व के स्रोत, अभिष्ट लक्ष्य आदि पर प्रकाश डालते हुए साहित्य के विकास पर प्रकाश डालना भी हमारा कर्तव्य बनता है। सामान्यतः सिद्धांत के अतिरिक्त कुछ ऐसे सिद्धांत भी प्रतिपादित किए गए हैं जिससे साहित्य को ग्रुपात्मक प्रवृत्ति, कथात्मक, गुणात्मक या विकासात्मकता के अध्ययन में सहायता मिल सकती है। उसी सहायता के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा हिंदी साहित्य के इतिहास की एक सुदीर्घ परंपरा है। उसी परंपरा का व्यूहावलोकन यहाँ अभिष्ट है। हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम लिखित रूप सन 1839 में गारसाद तासी नामक विद्वान द्वारा लिखित इस्तिवार द ला लिटेरातुर एंदुई ये हिंदुस्तानी से उपलब्ध होता है। इस हिंदी व उर्दू कवियों एवं कवयित्रियों का विवरण उनकी जीवनी व ग्रंथों के निर्देश के साथ दिया गया है। यह फ्रेंच भाषा में लिखित है। इसे ग्रंथ से सन 1876 में श्री उदय नारायण तिवारी ने संप्रदायी संबंधी विवरण अनुदित करके हिंदी जगत के समक्ष प्रस्तुत किया। यह 3 खंडों में प्रस्तुत किया गया है। पहला खंड 1939 में, दूसरा खंड है सन 1846 में तथा तीसरा खंड है सन 1971 में प्रकाशित हुआ है। इसके बाद सन 1973 में भाषा काव्य संग्रह नामक श्री महेश दत्त शुक्ल लिखित ग्रंथ प्रकाशित हुआ। इसमें साहित्यकारों का जीवन चरित्र व समय दिया गया है। सन 1883 में श्री शिवसिंह के सरोज नामक इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन हुआ। इसमें 1000 कवियों का लेखा-जोखा दिया गया है। सन 1889 में ग्रियर्सन द्वारा लिखित मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ। इसमें 952 साहित्यकारों की चर्चा की गई है। सरोज को आधार बनाकर यह ग्रंथ तैयार किया गया है। सन 1909 में श्री श्यामसुंदर दास द्वारा हिंदी गोविंद रत्नमाला उपस्थित की गई। इसमें 80 आधुनिक लेखकों का जीवन परिचय तथा 9 लेखकों का साहित्यिक महत्व की विस्तृत रूप में चर्चा की गई।
उन 9 लेखकों का जो उन्होंने साहित्य लिखा है। कई लेखकों ने कविता लिखी है, तो कई पद लिखे हैं, उन्होंने दोहे लिखे हैं, आदि प्रकार के साहित्य का चर्चा इस ग्रंथ में की गई है। सन 1913 में मिश्र बंधुओं द्वारा मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ का प्रकाशन हुआ, जिसमें 5000 साहित्यकारों का समावेश हो सका है तथा इस ग्रंथ में 2250 पृष्ठ है। इसका पहला संस्करण सन 1913 में 3 भागों सहित प्रकाशित हुआ था। इसी के साथ चौथा भाग सहित दूसरा संस्करण सन 1934 में प्रकाशित हुआ। सन 1910 में विश्वबंधु जी हिंदी नवरत्न नामक ग्रंथ प्रस्तुत कर चुके थे, जिसमें तुलसी, सूर, देव, बिहारी, त्रिपाठी, बंधु, भूषण, मतीराम, केशव, कबीर, चंद, हरिश्चंद्र सम्मिलित किए गए थे। सन 1917 में रामनरेश त्रिपाठी कृत कविता कौमुदी का प्रथम भाग प्रकाशित हुआ, जिसमें भारतेंदु पूर्व 89 कवियों को सम्मिलित कर उन पर परिचर्चा की गई थी। तत्पश्चात 9 वर्षीय पश्चात सन 1926 में कविता कौमुदी का दूसरा भाग प्रकाशन में आया, जिसके अंतर्गत 50 आधुनिक कवि शामिल किए गए थे। सन 1923 में बाबू वियोगी हरि द्वारा ब्रज माधुरी सार नामक कृत भी प्रकाशित की गई। इसमें ब्रज भाषा के 26 कवियों का कालक्रमानुसार काव्य संग्रह किया गया है। इसका दूसरा संस्करण सन 1933 में प्रकाशित हुआ। तब परमानंद व कुम्मन दास सहित 28 कवि हो गए थे। सन 1939 में तीसरा संस्करण 2 भागों में प्रकाशित किया गया। पहले भाग में सुर से ललित किशोर तक तथा दूसरे भाग में बिहारी देव, भारतेंदु रत्नाकर और कविरत्न सत्यनारायण को सम्मिलित किया गया है। सन 1923 में ही श्री पद्मूलाल पन्नालाल बख्शीकृत हिंदी साहित्य विमर्श हिंदी जगत के समक्ष प्रस्तुत हुई। इसमें सर्वप्रथम आलोचनात्मक ढंग से समझाने की चेष्टा की गई। इसमें मनोवैज्ञानिक दृष्टि डालते हुए हिंदी जगत में एक साहित्य की आदिकाल संतवाणी संग्रह हिंदी साहित्य और मुसलमान कवि मध्यकाल हिंदी काव्य और कवि कौशल्य हिंदी साहित्य और पाश्चात्य विद्वान और आधुनिक हिंदी साहित्य शीर्षक से अध्यायों का वर्गीकरण किया गया है। इस प्रकार यह भी संश्लिष्टात्मक इतिहास नहीं है। सन 1929 में नागरी प्रचारणी सभा ने शब्द सागर इस ग्रंथ का भी उन्होंने प्रकाशन किया। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भूमिका रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास निबंध लिखा। उस निबंध के अंतर्गत उन्होंने परिष्कृत, विस्तृत एवं परिवर्धित कर सन 1930 में स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किया गया। इसमें आधुनिक काल जोड़कर इसका परिवर्तित संस्करण सन 1940 में प्रकाशित किया गया। इसी बीच बाबू श्याम सुंदर दास ने हिंदी भाषा और साहित्य नामक कृति प्रस्तुत की। कालांतर में इसकी परिणति 2 भागों में हुई। भाषा भाग को परिवर्तित करके भाषा विज्ञान की पुस्तक बनाई गई तथा साहित्य भाग में हिंदी की प्रमुख धाराओं, उनके विकास विस्तार का निरूपण करके हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक सन 1940 में प्रस्तुत की गई। श्याम सुंदर दास ने हिंदी भाषा
और साहित्य नामक कृति की प्रस्तुति की। इसी के कालांतर में इसकी परिणति दो भागों में हुई। भाषा भाग को परिवर्तित करके भाषा विज्ञान की पुस्तक बनाई गई तथा साहित्य भाग में हिंदी की प्रमुख धाराओं, उनके विकास विस्तार का निरूपण करके हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक सन 1940 में प्रस्तुत की गई। सन 1923 से 1940 आगे के वर्षों में हिंदी उच्च स्तर की कक्षाओं में एक विषय के नाते अध्ययन अध्यापन के लिए विस्तृत हुई। स्वाधीनता प्राप्ति के साथ भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकृत हुई। देश विदेश में विश्वविद्यालय स्तर पर हिंदी का पाठन पठन प्रारंभ हुआ। फलस्वरूप हिंदी साहित्य के इतिहास पर छात्रोपयोगी पुस्तकों का प्राचुर्य हो गया। इसी से ही सारांश रूप से हम ये कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा के दो चरण है। एक या पहला चरण ताशी से आज तक शुक्ल तक तथा दूसरा चरण शुक्ल से डॉक्टर नगेंद्र तक माना जाना चाहिए। प्रथम चरण विवरण प्रदान है तथा द्वितीय चरण विवेचन प्रदान है। उपर्युक्त इतिहास ग्रंथों की चर्चा का समाहार करते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुचर्चित या मील का पत्थर के रूप में जिन इतिहास ग्रंथों को माना जाता है वह है गारसा द ताशी का फ्रेंच भाषा में लिखित ग्रंथ, शिवसिंह सेंगर का सरोज, ग्रियर्सन का ग्रंथ, मिश्र बंधु का विनोद तथा रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास, हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास तथा हिंदी साहित्य का आदिकाल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा अब तक प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास के कतिपय खंड, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा संपादित हिंदी साहित्य तथा डॉक्टर नगेंद्र संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास, 1998 में डॉक्टर रामप्रसाद मिश्र लिखित हिंदी साहित्य का वस्तुपरक इतिहास नामक ग्रंथ दो खंडों में प्रकाशित हुआ। यह ग्रंथ हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है जो लगभग 50 वर्षों के अध्ययन, सुदीर्घ सुनियोजन एवं इतिहास दर्शन, धर्म, राजनीति आदि से संबंधित हिंदी की 12 वर्ष की साहित्य यात्रा का वस्तुपरक वृत्त प्रस्तुत करता है। इतिहास नामक ग्रंथ दो खंडों में प्रकाशित हुआ। यह ग्रंथ हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है जो लगभग 50 वर्ष के अध्ययन, सुदीर्घ नियोजन एवं इतिहास दर्शन, धर्म, राजनीति आदि से संबंधित हिंदी का यह ग्रंथ मूल्यवान प्रतीत होता है, जिसमें पूर्णतः और आयाम दो भागों में या दो खंडों में लिए जा सकते हैं। आयाम दोनों की रक्षा हो सकी है और वह है रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। यह हिंदी साहित्य का प्रथम विचार श्रृंखलाबद्ध इतिहास है, इसलिए हिंदी साहित्य के अध्ययन के लिए बाइबिल, गीत, आया या वेद के समान है। इसमें प्रत्येक कवि या साहित्यकार का जीवन वृत्त देने के साथ साथ समुचित कृतित्व, कविता पक्ष पर भी समीक्षात्मक दृष्टि से विचार प्रस्तुत किया गया है। डॉक्टर नगेंद्र का मत है कि इतिहासकार के रूप में आचार्य शुक्ल की सबसे बड़ी विशेषता है कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी तीव्रता के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता देना। इस क्षेत्र में उन्होंने चुनी हुई कवियों को ही लिया है। जहां मिश्र बंधु विनोद में कवि संख्या 5000 तक पहुंच चुकी थी, वहां उन्होंने केवल 1000 को ही
स्थान दिया। वस्तुतः इतिहास के इतने संक्षिप्त कलेवर में भी इतने कवियों का जैसा प्रमाणित सारगर्भित एवं साधारण विवेचन दिया प्रस्तुत कर पाए, उससे शुक्ल जी की महानता प्रमाणित होती है। जिन प्रवृत्तियों के आधार पर साहित्य में परिवर्तित हुए उन्हें दृष्टिगत करके कवि विभाजन किया। इसी प्रकार विभिन्न काव्य धाराओं और युवाओं की साहित्यिक प्रवृत्तियों के निर्धारण में भी उन्हें असाधारण सफलता प्राप्त हुई। रीति ग्रंथकारों के आचार्यत्व एवं कविता का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए उनकी उपलब्धियों तथा सीमाओं के संबंध में जो निर्णय आचार्य शुक्ल ने दिए हैं, बहुत कुछ अंशों में आज भी मान्य है। शुक्ल जी ने इतिहास लिखकर वास्तविक इतिहास लेखन की परंपरा का आरंभ किया। आचार्य शुक्ल के पूर्ववर्ती इतिहास ग्रंथ तो कविता संग्रह मात्र थे। शुक्ल जी के इतिहास में सूक्ष्म एवं व्यापक दृष्टि विकसित हुई। इस दृष्टिकोण को हम स्पष्ट करते समय उनके विवेचन, विश्लेषण और प्रामाणिक निष्कर्षों का सन्निवेश मिलता है। आज उनके इतिहास ग्रंथ पर अनेक आपत्तियां की जाती है, परंतु उन आलोचकों को सहित कोई भी विद्वान आज तक संपूर्ण हिंदी साहित्य का परिपूर्ण इतिहास लिखकर प्रस्तुत नहीं कर सका। इस प्रकार उनके इतिहास के समानांतर कोई रेखा नहीं खींची जा सकी। जिस प्रकार आज भी आचार्य शुक्ल जी के इतिहास का आज कोई ऐसा दूसरा इतिहासकार इतिहास नहीं लिख पाया, इसलिए आचार्य शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ को आज भी तोड़ देने वाला इतिहास हमारे भारत हिंदी साहित्य के इतिहास में आज तक ऐसा ग्रंथ नहीं आया, आज आ भी नहीं पाएगा। धन्यवाद।